में बढ़ती असमानता, घटते रोजगार, आकस्मिक कार्यों के बढ़ते प्रभाव और प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या ने एक बड़े वर्ग को भिक्षावृत्ति में शामिल होने पर मजबूर कर दिया है और हाल ही में कोरोना महामारी ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। मुख्य धारा ने विकास की दौड़ में हाशिए पर खड़े इस वर्ग को काफी पीछे छोड़ दिया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या इनके लिए सभी रास्ते बंद हैं या अब भी इन्हें मुख्य धारा में शामिल कर एक बेहतर कल दिया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित सर्वे को इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने पूरा किया। एक अच्छी तरह का काउंटिंग हो, कितने बेगर हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने मर्द हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें करना दिल्ली में तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस तरह की कोई क्रेडिबल स्टडी हुई है। दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के माध्यम से जो है एक सबसे पहले एक सर्वे करने का निर्णय लिया गया, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जो बेगर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन की जब स्ट्रैटेजी बनती है तो उसमें सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आंकड़े क्या बता रहे हैं, उनका डेटाबेस, वो कहाँ रहते हैं, कितने हैं, किस तरह की परिस्थिति में वो मजबूर होकर के एक जो भिक्षा वृत्ति जिसको हम कहते हैं इस तरह का मतलब व्यवसाय में, या तो वो व्यावसायिक रूप में उसमें लगे हैं या फिर कभी कभी ओकेजनल बेगरी में लगे। ये सब समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सर्वे करना। बेहतर जिंदगी और रोजगार के अवसर तलाशते हुए देश के विभिन्न भागों से लोग दिल्ली आते हैं। इन असामान्य परिस्थितियों में मजबूरीवश यह जनसमूह भिक्षावृत्ति में संलिप्त हो रहा है। कोई भी रूपरेखा तैयार करने से पहले ये तय करना जरूरी था कि ये अध्ययन किन लोगों को भिक्षावृत्ति में शामिल मानेगा। Anybody that was found engaged in begging at the time of the survey being undertaken was considered as a person engaged in begging under this survey. So for example, if we went to the field and we saw somebody who was begging, that person was counted as a person engaged in begging. Also additionally, to add here, the children who were under the age of 10 years, they were counted for the survey, but they were not basically asked the questions because they are not in the condition to answer a detailed questionnaire. So they were counted, but they were not questioned. अब जरूरत थी एक ऐसी कार्य प्रणाली की, यानी मेथोडोलॉजी की, जो तय समय में अध्ययन का प्रमाण एकत्र कर सके। 40 इन्वेस्टिगेटर्स को सेलेक्ट किया और एक 1 डे की हमने ट्रेनिंग दी थी। तो हमने 11 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 10 टीमें हमें बनानी थी। हर टीम के लिए हमने एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किया था। इन्वेस्टिगेटर्स की टीम तैयार होने के बाद सर्वे की मेथोडोलॉजी और टूल्स फाइनल किए गए। ये सर्वे एक्चुअली 2 तरह से किया गया। एक तो जिसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं कि गणना करी गई, जितने लोग भीख मांगने में लगे हुए हैं दिल्ली में, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक टैबलेट पे एक क्वेश्चनियर बना दिया था जिससे वो लोग जाते थे और सीधे उसको नंबर्स को काउंट कर लेते थे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड। और दूसरा, हम लोगों ने डिटेल उनसे इंटरव्यू किया और डिस्कशन किया वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि जैसे वो लोग बेगिंग में क्यों लगे हुए हैं और उन लोगों को क्या परेशानियाँ, अगर बेगिंग से वो बाहर आना चाहते हैं तो किस तरह का उनको हेल्प चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक उन लोगों के साथ डिस्कशन किया और कई और लोगों से भी बातचीत की। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और कोरोना नई चुनौतियां लेकर आया था। कहते हैं तो मेन तो कोविड का टाइम पे हमारा ये सर्वे था, कोविड टाइम पे था, तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे कि हमारा कई एरियाज़ थे RWA की,
हम कई एरियाज़ के अंदर किसी को अलाउ नहीं था उस समय, और प्लस कहीं भी कुछ हो रहा था लोग बात करने से डरते थे कोविड की वजह से। आईएसटी के 40 इन्वेस्टिगेटर्स को दिल्ली के 11 जिलों से जो कहानियां मिली वो रोजगार की अनिश्चितता और बढ़ते शहरी प्रवासीकरण से पैदा हुई समस्याओं की एक संजीदा तस्वीर दिखाती है। साथ ही ये भी संकेत देती हैं कि इस एक्टिविटी की रोकथाम और इनके निराकरण के लिए सक्रियता से काम करने की जरूरत है। जब मजबूरी होती है गरीब आदमियों के तो आप जैसे आदमी हेल्प करते हो, हमारे देश से गरीब आदमियों के लिए तो हेल्प करोगे तो आपको दुआ देंगे। हम फुटपाथ में पड़े आप ऐसा नहीं बोलेंगे कभी जिंदगी में, मरते मर जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक नशा करता हूँ, उसका नाम है स्मैक, वैसे इंग्लिश में बंदे बोलते हैं ब्राउन शुगर। हम जैसे झुग्गी झोपड़े वाले उसको स्मैक बोलते हैं और बड़े कैटर का ब्राउन शुगर बोलते हैं। तो भाई हम छोड़ना चाहते पर हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? हमारे पे न दवा है, न कोई इलाज है, न कोई पैसा है। हम गरीब बंदे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। कभी कभी हम लोग मांगने के आएगी, हम लोग को मारेगी, टांग मारेगी, पुलिस वाला आएगी, पुलिस वाला बहुत गलत बोलेगी, क्यों इधर मांगेगी, क्यों इधर जाएगी, ऐसे ऐसे बात करेगी। तो हम लोग बोलेगी जो बाबू हम लोग तो खाने का दिक्कत है, हम लोग पहले तो इंसान होती है, हम लोग जानवर नहीं होते। देखो गाड़ी में बैठेगी, बहुत लड़की हो, लड़का हो, सार हो, मैडम हो, सबका पास डॉगी होती है। डॉगी के खाने के लिए महीना पर महीना ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी। हम लोग कोई इंसान ही होते हैं, हमारे लिए 10-5 रुपया कोई नहीं खर्चा करने के आएगी। मीठे काम करते थे, हलवाई गिरी का। तो फिर क्यों छोड़ दिया वो? जब दिखता नहीं तो कोई नौकरी में रखता ही नहीं है। कोरोना काल के 2-3 महीने पहले की घटना है कि कुछ समूह वहाँ पे सो रहे थे, सड़क किनारे सो रहे थे। एक ट्रक आई और रौंद के चली गई। अब उसके बाद ना तो पुलिस वालों ने इनकी कंप्लेन ली, ये प्रयास करते रह गए, ना मीडिया फुटेज इनको मिल पाया, ना कुछ नहीं हो पाया और कोई नहीं सुना। यहाँ बिगर्स को काउंट करना आसान नहीं है क्योंकि हर दिन आपको नए चेहरे मिल जाएंगे। कई लोगों के कोरोना के समय उनका काम बंद हो चुका था, औरतों का बेसिकली काम बंद हो चुका था। तो लोग कहती थी कि भैया अगर हमें पैकेजिंग का काम, कोई छोटे मोटे इंडस्ट्रियल बेल्ट में कुछ भी पैकेजिंग मिल जाए, बनाने का काम मिल जाए तो हम लोग उसमें फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे पल जाएंगे और हम भी इस काम को करना नहीं चाहते। फैमिली थी जो दरगाह पे मांगती है, उनके जो फादर है वो विकलांग है, उसके 3 बच्चे जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं। कुछ लोगों को विकलांग हैं, चल नहीं सकते हैं, फिर भी सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, और जो पेंशन उनका हक है वो नहीं मिल रहा है उन्हें किसी वजह से, क्योंकि उनके कुछ जो कहीं नहीं रहता है, जो आसमान के नीचे सोता है, उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा। सैनिटेशन की बहुत दिक्कत है क्योंकि ये लोग रोड पे ही रहते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट्स में जाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है इनको, तो वो पैसा आएगा कहाँ से। जमुना बाज़ार हनुमान मंदिर में कुछ लेडीज़ मुझसे शेयर की हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स नाइट को लेकर। जैसे रात में जब वो लोग बहुत ही अनसेफ खुद को फील करती है, वो पूल के नीचे सबको सोना पड़ता है और उस दौरान उन्हें बहुत अब्यूज़ किया जाता है। हर रात लगभग एक तरह से उन पर टॉर्चर होता है। तो ये कहते हुए वो रो दी और उसने मुझसे कहा कि अगर हमें घर मिल जाए तो हम अपने सर्वाइवल को अच्छे से लेकर जा सकते हैं। लड़कियां 17, 18, 19, 20 साल की थी वहाँ पे, उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो बता रही थी कि कैसे वहाँ पे छेड़छाड़ किया जाता है। वो कहानी बता रही थी कि रात में हम यहाँ बैठे रहते हैं, हमारा पति कहीं कमाता है, वो कचरा उठाता है या कुछ और काम करता है, तो कोई लड़का आता है और चरस पी के आता है या कोई नशा करके आता है और शरीर के किसी भी अंग को छू देता है। हम उसको थप्पड़ मारते हैं तो उल्टा और मारता है। अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 28,000 लोग भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं। इनकी संख्या पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा और उत्तरी दिल्ली में सबसे कम है। 28,000 में से करीब आधे 46% जो है फीमेल थे और बाकी 54% मेल थे। और उसके अलावा अगर अक्रॉस द एज ग्रुप देखें तो हर 10 में से 4 जो है वो बच्चे थे या बूढ़े थे, तो जो कि बहुत ही मतलब
ख़राब स्थिति बताती है कि काफ़ी बच्चे जो फ्यूचर है और बूढ़े जो लोग, जिस तरह के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग हेल्प चाहते हैं, उस तरह के लोग भी मतलब काफ़ी लोग इंगेज थे जिनको सरकारी सहायता या किसी तरह की सहायता चाहिए। भिक्षावृत्ति में शामिल लोग सबसे अधिक धार्मिक स्थान, फुटपाथ या ट्रैफिक सिग्नल पर पाए गए। 41% लोग या तो अस्थायी रूप से बेरोजगार थे या भिक्षावृत्ति उनका पार्ट टाइम पेशा था। 19% भिक्षावृत्ति में शामिल लोग धर्म के आधार पर भिक्षा मांगते पाए गए। वहीं उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनका ये पारिवारिक पेशा था। इस पेशे में शामिल आधे से अधिक लोग बेघर या आश्रयहीन पाए गए। सर्वेक्षण में शामिल 25% लोगों ने बताया कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी अलग अलग स्थानों पर भिक्षावृत्ति में शामिल हैं। 10 में से 8 लोगों ने कोई अन्य विकल्प मिलने पर भिक्षावृत्ति छोड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने रोजगार, व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद, वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षा, कौशल विकास के साथ रहने की जगह की मांग की। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सर्वे के आधार पर भिक्षा मांगने वाले लोगों के पुनर्वास पर कुछ सुझाव दिए गए। These are the people who have certain skills. They have certain skills, so it's very important that you identify what the skills that they have. They are very good in marketing. If they have to sell something as such, they can sell it. They can sell it to anybody for the matter. So you can hone that skill that they have. When you want them to be rehabilitated, we need to strengthen them, not, disempower them as such. As a strategy, I would suggest, that we require convergence of all the government departments to handle this issue. It can't be handled only by social welfare. It has to be handled by women and child. It has to be handled by DUSIP. It has to be handled proactively by police. The youth that is there, they are actually ground zero. No educational investment, nothing as such. So for them, we require a proper life skill approach training also. You don't then give them a job skill training. You also give them a life skill training, which would mean how do you handle conflicts? If you want to help the people who are into begging, please come out and mentor them. Guide them in life. Please come out and spend some time with them to know why they are into it, and please mentor them as such, So volunteer time with them. मेजर बात ये हुआ कि हम पहले इन सब लोगों को कैसे हम हैंड होल्ड करें, इनको क्या ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। हमें मार्केट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना होगा, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। Financial assistance scheme, a pan India one, in which, like right now they are talking about one nation, one ration card, one nation. So which means that wherever you go, still you can make avail of the same ration card wherever you go. So that would be very useful for a migrant. The kind of framework based on the need assessments of the person engaged in begging, the kind of framework that we have proposed is a comprehensive whole of society approach towards rehabilitation. So the whole framework of rehabilitation has to be such that we take care of not just aspects of providing them skill and wage training and providing them placements. We also need to work on awareness and sensitization of people, of employers, as well as ensure prevention of persons who might get into begging in future. भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के पुनर्वास के प्रयास देश के कुछ अन्य राज्यों में भी किए गए हैं। जरूरत है उनके मॉडल के आधार पर भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के पुनर्वास की योजना बनाने की। In Bihar, the whole scheme divides the entire population into different categories. We were going to cater to only a limited number of people in the institutions. So they issued a identity card. MBNY cards issue किए। वो MBNY cards का relevance ये था कि people would get access to healthcare services. They were prepared for this. There was another different second kind of category of institution that was set up, which was a residential vocational training center. This was there for both men and women, and there were a range of vocational trainings which were given in that place, where people who have now prepared to give up beggary, they are willing to work now, undergo training, and every day they were also being given a small stipend. The unique part of this placement was that the companies which were, or organizations which were coming for placement, were fully aware of the nature of these people.
because they were brought in as seeking support कि अगर आपका support रहेगा maybe they'll be back on their lives. So that kind of hand holding for the client, and also constantly engaging with the employer, ensuring that please don't treat these people as they don't have anyone. At the same time telling them that your partnership is extremely important in making this program successful. पुनर्वास के बाद ऐसे प्रयासों की जरूरत होगी जो इन्हें वापस भिक्षावृत्ति से जुड़ने से रोक सके। बेगर्स समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस समाज का हमारी सामाजिक संरचना के कारण समाज में चूँकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो चुका, सम्यक विकास नहीं हुआ, इसके चलते समाज का एक वर्ग बेगरी में लगा हुआ है मोटे तौर पर। तो ये समाज का फर्ज है कि उनको मेन स्ट्रीम में, कुछ लोग उसमें जैसे मैंने कहा डिजेबल्ड है, ओल्ड हैं, उनको सोशल असिस्टेंस की, सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग एबल बॉडीड हैं, तो उनको प्रॉपर स्किल देके, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट जिस तरह का हो, उनको देकर हम लोग समाज की धारा, मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। भिक्षावृत्ति से जुड़े इस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस सर्वे के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। अब जरूरत है सुझावों पर अमल करने की। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी उन सभी को जिन्होंने इस सर्वे में अपना बहुत जी जान लगाया, और ऐसे ही समय में, कोविड के समय में जहाँ मुश्किल था, डिस्टेंसिंग एक तरफ थी, लेकिन तभी भी वे गए, और कई बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, वो गए, उन्होंने बड़े जोखिम के साथ में जो है इस कार्य को किया है। उन सबको मैं बधाई भी देती हूँ, और आगे जो कार्य आप करने वाले हैं हमारे साथ साझीदार होकर के समाज कल्याण के साथ में, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना भी देती हूँ और इनवाइट भी करना चाहती हूँ। हमारा साथ ज़रूर जो है वो आप एक दे, जिससे कि व्यापक स्तर पे कुछ बदलाव आ सके। बनने का कुछ मेरे को मन तो था सिंगर बनने का, लेकिन सपना सपना ही रहता है। छोटे से गाना गा दो। छोटे से गाना गा दो। चलो आप ये लगा लो, आपका ऑडिशन है। अच्छा चलो। जय श्री राम। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो